एक दिन अचानक नींद खुली तो पृथ्वी एक गेम का मैदान बन चुकी थी। खुद को प्लेयर कहने वाले कुछ अज्ञात जीवों ने कार्ड्स को लेकर एक खेल शुरू कर दिया था। वे शहरों में खुलेआम कत्लेआम कर रहे थे, सिर्फ एक दुर्लभ कार्ड को खोजने के लिए। और फिर एक दिन वह दुर्लभ कार्ड मेरे जैसे इंसान के हाथ लग गया। कहा जाता था कि एक तरह का कार्ड इंसानों को असाधारण शक्तियां दे सकता है। जिज्ञासा में मैंने चाकू की नोक जमीन पर पड़े मरे हुए उस जीव के शरीर में घोंप दी। अज्ञात चिपचिपा द्रव्य बह निकला। मैंने फिर जोर लगाया, पच्च की आवाज हुई। राक्षस का शरीर अचानक तन गया, फिर तेजी से सिकुड़ गया और हमेशा के लिए निश्चल हो गया। इसके बाद मैंने देखा कि उस मांस और खून के ढेर से धीरे धीरे एक कार्ड बाहर निकल रहा था। वह हल्का रक्त लाल, थोड़ा पारदर्शी था और बिना वजन के हवा में तैर रहा था। कार्ड के ऊपर एक आंख साफ बनी हुई थी। इंटरनेट पर कार्ड्स के बारे में कई चर्चाएं पढ़ चुका था, इसलिए मैं थोड़ा हैरान हुआ। सब कहते थे कि कार्ड चांदी जैसे रंग के होते हैं, तो ये लाल क्यों है? मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। रक्त रंग का कार्ड तुरंत पिघल गया और मेरी उंगलियों के रोम छिद्रों से अंदर समा गया। उसी समय मेरे दिमाग में साफ शब्द उभरे, बधाई हो, आपने कार्ड प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है। आप जीवन के स्रोत संसारों में से एक हैं। आपके पास शक्तिशाली शरीर और अनंत ऊर्जा है। जब तक आपके भीतर जीवन शक्ति मौजूद है, आपको मार पाना लगभग असंभव होगा। कार्ड का नाम किसी कारण से गड़बड़ अक्षरों में दिखाई दे रहा था। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक शब्द कांपने लगे और उनकी जगह बड़े बड़े लाल अक्षरों ने ले ली, जिन्होंने मेरे पूरे दिमाग को भर दिया। चेतावनी, अज्ञात त्रुटि। चेतावनी। उस आवाज से मेरा दिमाग गूंज उठा। फिर शब्द दोबारा बदल गए। चेतावनी, तुम खिलाड़ी नहीं हो। कार्ड जीन में अज्ञात परिवर्तन हुआ है। इसके बाद मेरे दिमाग का दर्द अचानक कई गुना बढ़ गया। मेरे शरीर की हर कोशिका में भयानक बदलाव होने लगा। यह प्रतिक्रिया इतनी अचानक थी कि मैं संभल नहीं पाया। मैंने दांत भींचकर मेज का सहारा लिया। सिर्फ 10 सेकंड में मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। फिर ऐसा लगा जैसे शरीर की सारी हड्डियां टूट रही हों। मैं दर्द सह न सका और घुटनों के बल गिर पड़ा। ठंडा पसीना लगातार बह रहा था। नजर धुंधली हो चुकी थी। इतना दर्द था कि सांस लेना भी यातना लग रहा था। यहाँ तक कि दिल की धड़कन भी चुभ रही थी। पता नहीं कितना समय बीता। आखिरकार वह भयानक दर्द खत्म हुआ। मैंने आंखें खोली और थोड़ा भ्रमित होकर अपने हाथों को देखा। कोई बदलाव नहीं था। मुझे कोई सुपर पावर भी महसूस नहीं हुई। चारों तरफ सन्नाटा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसी समय सभी खिलाड़ियों को एक संदेश मिला। छिपा हुआ बफ मदर नेस्ट इन्फेंट बॉडी जन्म ले चुका है। खतरे का स्तर अज्ञात। सभी खिलाड़ी तुरंत मदर नेस्ट को खोजकर समाप्त करें। अगले दिन मैं बेहद तरोताजा होकर उठा। पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। मैंने अंदाजा लगाया कि मेरी शक्ति शायद मजबूत शरीर और अनंत ऊर्जा है, इसलिए अब शरीर इतना ऊर्जावान लग रहा था। लेकिन लगता था कि इस शक्ति का कोई साइड इफेक्ट भी है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। याद आया कि फ्रिज में इंस्टेंट बन पड़े हैं। मैंने फ्रिज खोला, बन निकाले और माइक्रोवेव में रख दिए। माइक्रोवेव को काम करने में कुछ मिनट लगने थे, इसलिए मैं वॉशरूम में मुंह धोने चला गया और आदतन मोबाइल पर न्यूज नोटिफिकेशन खोल लिया। हाल ही में टाइम्स स्क्वायर में एक अजीब हत्याकांड हुआ, जिसमें 27 लोगों की मौत और घायल होने की पुष्टि हुई है। कुछ बुद्धिमान प्राणी, जिन्हें प्लेयर कहा जा रहा है, मानव शरीर को माध्यम बनाकर गतिविधियां कर रहे हैं। वे इसे लॉग इन कहते हैं। मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद ये प्राणी सामान्य इंसानों की तरह जीवन बिताते हैं। सभी नागरिक सतर्क रहें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत विशेष हॉटलाइन पर संपर्क करें। प्रभावी सूचना देने वाले को 10,000 युआन इनाम मिलेगा। एक प्राणी को सफलतापूर्वक मारने पर 10 लाख युआन इनाम दिया जाएगा। दांत ब्रश करते हुए मैं ठिठक गया। मैंने टूथब्रश मुंह में दबाए फोन उठाया और दोबारा देखा। मैंने गलत नहीं सुना था। सरकार ने इनामी वारंट जारी कर दिया था। एक प्राणी को मारो और 10 लाख युआन पाओ। अगर वह प्राणी वांटेड लिस्ट में हो तो इनाम और भी बढ़ सकता है, सबसे ज्यादा 80 लाख युआन तक। मैं अनायास बाथरूम के टॉयलेट की ओर देखने लगा। अगर यह खबर कुछ घंटे पहले आ जाती तो कल रात उस सड़े हुए राक्षस को नाली में फ्लश न करता। वह तो पूरे 10 लाख का था। खैर, जिंदगी आगे बढ़ती है। मेरा स्वभाव हमेशा से सकारात्मक रहा है। तैयार होने के बाद मैंने गर्म बन निकाले, स्पोर्ट्स जैकेट पहनी और घर से निकल गया। सुबह की भीड़ वाली मेट्रो पूरी तरह भरी हुई थी। एक भी सीट खाली नहीं थी। मैं शीशे के पास टिककर खड़ा हो गया। रास्ते में ही मैं वे 6 बड़े बन खा चुका था, लेकिन पेट भरा होने का एहसास सिर्फ 20 मिनट तक रहा। अब फिर से भूख लगने लगी थी। ये कैसी सुपर पावर है आखिर? संदेश में कहा गया था कि कार्ड जीन में परिवर्तन हुआ है। क्या इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं बहुत ज्यादा खाने लगा हूँ? मैं बेवजह दिमाग में तरह तरह की बातें सोचने लगा। लगता है अब हमेशा अपने साथ कैंडी और चॉकलेट बार रखनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन खाने की जगह न मिले और मैं भूख से बेहोश हो जाऊं। अगला स्टेशन तियानशुई पार्क। मैंने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की ओर देखा। तभी मेरी नजर के कोने में कुछ आया। पीछे वाले डिब्बे के जोड़ के पास एक आदमी मुझे घूर रहा था। नजरें मिलते ही उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान उभर आई। मेरा दिल धक से रह गया। क्या वह भी उन्हीं में से एक है? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और पीछे की हलचल पर ध्यान रखने लगा। अचानक पीछे से किसी की चीख सुनाई दी। मैंने मुड़कर नहीं देखा और तुरंत दौड़ पड़ा। भीड़ डर के मारे चारों तरफ भागने लगी। खतरा तेजी से करीब आ रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। खून का बहाव तेज हो गया। मेरी इंद्रियां पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हो गईं। एक पल में मैंने पूरी ताकत से आगे छलांग लगाई। जमीन पर लुढ़कते ही एक दरांती जैसी तेज धार फर्श पर आ गिरी। बस थोड़ी सी दूरी रह गई थी, वरना मेरा पैर कट जाता। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अभी तक सभ्य कपड़ों में दिखने वाला आदमी अब विकराल हो चुका था। उसकी दोनों भुजाएं दरांती जैसी धारदार ब्लेड में बदल गई थी। उसके चेहरे पर हत्या की मंशा साफ झलक रही थी। आंखों में पागलपन और उत्तेजना भरी हुई थी। मैं उठकर फिर भागने लगा। अचानक प्रकट हुए उस राक्षस ने पूरे मेट्रो स्टेशन को अराजकता में डाल दिया। हर इंसान बाहर निकलने के लिए भाग रहा था। आपातकालीन रास्ता। आधे मिनट से भी कम समय में निकास द्वार घबराए हुए लोगों से ठसाठस भर गया। पीछे से लगातार यात्री धक्का देते हुए आगे आ रहे थे और मैं जल्दी ही भीड़ में फंस गया। अगले ही पल पीछे वाला वह प्राणी ऊंची छलांग लगाकर जमीन पर जोर से उतरा, ठीक मेरे सामने। मेरी सांस रुक गई। कितनी तेज रफ्तार! उसने अपनी दरांती जैसी भुजा उठाई और एक वार किया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सामने खड़े इंसान का सिर और धड़ अलग हो गए। वह प्राणी मेरी ओर झपटा। मैं मुड़कर भागने ही वाला था कि तभी बगल से सुरक्षा गार्ड पहुंच गए। उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पूरा मेट्रो स्टेशन गोलियों की आवाज से गूंज उठा। उस प्राणी के शरीर पर खून के कई छींटे फूट पड़े, लेकिन गोलियों का उस पर बहुत कम असर हुआ। यहाँ तक कि दिल में गोली
लगने के बाद भी वह तुरंत नहीं मरा, उल्टा उसकी हत्या की इच्छा और भड़क उठी। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। फिर वह क्रोधित जंगली जानवर की तरह गार्डों पर टूट पड़ा। उसकी दरांतियां ऊपर नीचे चलने लगी। मैं खंभे के पीछे छिपा हुआ था, नसें तन चुकी थीं और दिमाग तेजी से सोच रहा था क्या करूं क्या करूं। मैंने तेजी से आसपास देखा और थोड़ी दूर पर लाल रंग का फायर बॉक्स दिखाई दिया। जब वह प्राणी गार्डों पर ध्यान लगाए हुए था, मैं तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा और फायर एक्सटिंग्विशर निकाल लिया। वह गुस्से से दहाड़ा और मेरी तरफ दरांती घुमाई। उसकी गति इतनी तेज थी कि मैं बच नहीं सका। मैंने दोनों हाथों से फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर रोकने की कोशिश की। दरांती जैसी हड्डी की धार और धातु का सिलेंडर आपस में टकराए। फायर एक्सटिंग्विशर का धातु का खोल तक कटकर फट गया। अगले ही पल दूसरी दरांती मेरी ओर आई। मैंने शरीर मोड़कर किसी तरह बचाव किया। हालांकि फायर एक्सटिंग्विशर के धुएं ने उसकी आंखें ढक दी थीं, फिर भी वह मेरी स्थिति सही सही पहचान पा रहा था। उसकी धार मेरे पीछे के कंधे को छूती हुई निकल गई। मैं तुरंत उठकर बाहर की ओर भागा, जरा भी नहीं रुका। एक सांस में मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल आया। बाहर की व्यस्त सड़क पूरी तरह अफरा तफरी में बदल चुकी थी। ड्राइवर और राहगीर सब डरकर भाग रहे थे। तभी मेरी नजर गिरी हुई मोटरसाइकिल पर पड़ी। मैंने उसे उठाया और तुरंत उस पर सवार हो गया। घाव से बहता खून मेरी बांह से नीचे बह रहा था। मैं गुस्से से जल उठा। धत्तेरे की। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कि वह प्राणी मेट्रो स्टेशन से मेरा पीछा करते हुए बाहर आ चुका था। मैंने दांत भींच लिए। इतनी तेज रफ्तार है तो देखता हूँ क्या मेरा पीछा कर पाता है। मैंने अचानक बाइक मोड़ी और पूरी स्पीड से हरियाली वाले डिवाइडर को पार करते हुए सामने के पार्क की ओर दौड़ा दी। वह प्राणी लगातार मेरा पीछा कर रहा था। उसके निचले शरीर से रेंगने वाले जीवों जैसी कई टांगें निकल आई थीं। वह गुस्से से फुफकार रहा था। मौत का खतरा बिल्कुल सामने था, लेकिन मैं आश्चर्यजनक रूप से शांत था। मैंने बाइक की स्पीड पूरी सीमा तक बढ़ा दी और पार्क के अंदर घुस गया। मैं तेजी से नदी किनारे बने ट्रैक पर बाइक दौड़ाने लगा। सामने दूर तक फैले सरकंडों के झुरमुट दिखाई दे रहे थे। धूप में नदी चमक रही थी। मैंने बाइक नदी किनारे बने एक प्रबंधन कक्ष के पास रोक दी। अंदर कोई नहीं था। वहां बागवानी के औजार और पर्यटकों द्वारा छोड़े गए पुराने तंबू और छतरियां रखी थी। मैंने उनमें से एक भारी कुल्हाड़ी उठा ली। बाहर निकलते समय मेरी नजर दीवार के सहारे रखी एक पतंग पर पड़ी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मैंने झुककर पतंग भी उठा ली और बाहर निकल आया। मैं तेजी से नदी के बांध पर चढ़ गया। अभी कुछ देर पहले बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं उस प्राणी से थोड़ी दूरी बना चुका था, लेकिन मुझे पता था कि वह फिर मुझे ढूंढ निकालेगा। मैंने कमर तक ऊंची रेलिंग पार की और तेजी से नीचे ढलान पर उतर गया। फिर पतंग की डोर किनारे के दो पेड़ों के बीच कसकर बांध दी। उसके बाद मैंने जूते उतार दिए और नंगे पैर घने सरकंडों के बीच घुस गया। दोनों हाथों से कुल्हाड़ी कसकर पकड़े मैं ठंडी निगाहों से दूर देखने लगा। वह आ गया। बांध के ऊपर उस प्राणी की आकृति दिखाई दी। उसकी गति मेरी उम्मीद से भी तेज थी। अब उसका ऊपरी हिस्सा मुश्किल से इंसान जैसा लग रहा था। नीचे का हिस्सा पूरी तरह किसी रेंगने वाले जीव में बदल चुका था। उसकी 6 टांगें तेजी से चल रही थीं और वह सीधे मेरी ओर बढ़ रहा था, मानो उसे सब दिखाई दे रहा हो। अगर मेरी स्थिति उजागर हो जाती तो जाल का कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन मेरे होंठ और ऊपर उठ गए, थोड़ा और तेज। उसी क्षण जब वह राक्षस मेरी ओर झपटा, मैं मुड़ा और पूरी ताकत से गहरे पानी की ओर छलांग लगा दी। मेरा आधा शरीर पानी में डूब गया। उसी समय पीछे से राक्षस ने अपनी रफ्तार चरम तक पहुंचा दी और पानी में मेरी ओर दरांती घुमाई। दरांती ने हवा चीर दी। मैं अभी पानी में डूबा ही था कि आसमान चीर देने वाली दर्दनाक चीख सुनाई दी। मैं पानी से बाहर निकला और देखा वह प्राणी पतंग की डोर से कमर के बीचों बीच 2 हिस्सों में कट चुका था। वह तड़पते हुए चीख रहा था। मेरी आंखों में संतोष चमका। मैं कुल्हाड़ी उठाए उसकी ओर बढ़ा और ऊपर से उसे ठंडी निगाहों से देखने लगा। फिर बिना किसी भाव के मैंने कुल्हाड़ी उठा ली। आपने मैंटिस कार्ड प्राप्त किया। किलर भी किसी भी जीवित लक्ष्य पर सूचना चिन्ह लगा सकती है, जिससे उसका पीछा किया जा सकता है। लक्ष्य जितना करीब होगा, पीछा करने की गति उतनी बढ़ेगी, अधिकतम 10 गुना तक। मैंटिस शरीर के आकार को तेजी से बदल सकती है, अंगों को तेज हड्डी की धार में बदल सकती है, गति और विस्फोटक शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन कार्ड धारक अपनी बुद्धि खोकर कीट जैसा बनने लगता है। दोनों कार्ड्स की जानकारी मेरे दिमाग में उभरी। तभी मुझे समझ आया कि फायर एक्सटिंग्विशर बेअसर क्यों था। उस प्राणी ने पहले ही मुझ पर निशान लगा दिया था। जब तक निशान मिटता नहीं, वह आंखें बंद करके भी मुझे ढूंढ सकता था। अब जबकि मुझे ये दोनों कार्ड मिल चुके थे, क्या मैं भी इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ? यह विचार आते ही दिमाग के भीतर शब्द अचानक बदल गए। किलर भी पच चुकी है, मैंटिस पच चुकी है, कार्ड डेको विकास स्तर 3 प्राप्त हुआ। अब तुम्हारे पास किसी भी जीवित प्राणी पर निशान लगाने की क्षमता है। निशान की अवधि 12 घंटे होगी। कृपया अपनी नई क्षमता का नाम निर्धारित करें। तुम्हारे शरीर में नई भुजाएं विकसित हुई हैं, जो तेजी से तेज हड्डी की धार में बदल सकती हैं। कृपया अपनी नई क्षमता का नाम निर्धारित करें। मैं स्तब्ध रह गया। नई कार्ड्स पच क्यों गई? क्षमताओं को नाम देने की जरूरत क्यों है? इंटरनेट पर किसी ने इन बातों का कभी जिक्र नहीं किया था। कृपया अपनी नई क्षमता का नाम निर्धारित करें। नामकरण सफल होने के बाद ही क्षमता सक्रिय होगी। दिमाग के भीतर शब्दों ने फिर याद दिलाया। मैं कुछ देर सोच में पड़ गया। अब तो इनाम मिलना चाहिए, है ना? इसके बाद मुझे चिंगजियांग सिटी मॉन्स्टर सेफ्टी सुपरविजन ब्यूरो ले जाया गया। इमारत की 11वीं मंजिल पर पूरी मेडिकल सुविधा मौजूद थी। मुझे एक विशेष वार्ड में इलाज के लिए रखा गया। डॉक्टर ने मेरे घावों पर टांके लगाए। नर्स ने खून चढ़ाने की पाइप लगाई। यहाँ तक कि कोई मेरे लिए जूस और स्नैक्स भी लेकर आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल नहीं, बल्कि किसी महंगे होटल में ठहरा हूँ। तभी यूनिफॉर्म पहने एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र करीब 30 साल थी। उसने पतले फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था और चेहरा साफ सुथरा व सभ्य लग रहा था। उसने डॉक्टर से पूछा, चोट गंभीर है? डॉक्टर की आवाज में उत्साह था। अगर किसी सामान्य इंसान को ऐसी चोट लगती तो कम से कम आधा महीना लगता, लेकिन इसकी कोशिकाओं की पुनर्जीवन क्षमता बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज हो जाएगा। वह आदमी हल्का मुस्कुराया और मेरी ओर देखकर अपना परिचय दिया। नमस्ते, मेरा नाम सुयूचिंग है। मैं मॉन्स्टर सेफ्टी सुपरविजन ब्यूरो का निरीक्षक हूँ और राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग से संबंधित हूँ। अब हमें आपकी जांच में सहयोग चाहिए। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक नियमित प्रक्रिया है। मैं उत्सुकता से अपने सामने बैठे आदमी को देखने लगा। इंटरनेट पर निरीक्षकों के बारे में काफी चर्चाएं थी। कहा जाता था कि हर निरीक्षक के पास असाधारण शक्तियां होती हैं। उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्हें छोटी छोटी टीमों में बांटा जाता था, जो अलग अलग क्षेत्रों में उन प्राणियों का सफाया करती थी। यह पहली बार था जब मैंने वास्तविक
जीवन में किसी निरीक्षक को देखा था। मैं सोच रहा था कि उसकी शक्ति क्या होगी। सुयूचिंग ने देखा कि मैं चुप हूँ तो उसकी आवाज और नरम हो गई। अगर तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो मैं कल फिर आ सकता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि तुम जल्द जांच में सहयोग करोगे। हमें इस घटना की रिपोर्ट ऊपर भेजनी है। न्यूज विभाग वाले भी काफी जल्दी में हैं। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? मैं तुमसे कुछ आसान सवाल पूछूंगा, बस ईमानदारी से जवाब देना। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, शुरू कीजिए। उसी समय मेडिकल स्टाफ अपना काम खत्म करके कमरे से बाहर चला गया। अब वार्ड में सिर्फ मैं और सुयूचिंग थे। सुयूचिंग ने कहना शुरू किया, हमने मेट्रो स्टेशन की निगरानी फुटेज देखी है। उस बी प्रकार के प्राणी का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। क्या तुम्हें पता है कि उसने तुम्हें क्यों निशाना बनाया? मैंने अंदाजा लगाया कि यह मेरे कार्ड से जुड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, शायद मैं उसे आसान शिकार लगा। सुयूचिंग ने आगे पूछा, उस प्राणी की मुख्य मृत्यु का कारण पतंग की डोर से शरीर का कट जाना था। क्या वह डोर तुमने जानबूझकर बांधी थी? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैंने ही बांधी थी। हालांकि उसे पहले से अंदाजा था, लेकिन मेरे मुंह से सच सुनकर वह भीतर से चौंक गया। इतने खतरनाक हालात में भी शांत दिमाग से जाल बिछाकर उस प्राणी को मार देना, यह कोई साधारण बात नहीं थी। उसने अगला सवाल किया, उस प्राणी की मौत के बाद क्या तुम्हें कार्ड जैसी कोई चीज दिखाई दी? हमारी सड़क निगरानी फुटेज के अनुसार उसके शरीर में कम से कम 2 कार्ड होने चाहिए थे। मुझे यकीन नहीं था कि उस समय का दृश्य ड्रोन में रिकॉर्ड हुआ था या नहीं, लेकिन अगर सच नहीं बताता तो कार्ड्स का गायब होना समझाना मुश्किल होता। शायद उसने मेरी झिझक समझ ली। सुयूचिंग ने धीमी आवाज में कहा, उसके लहजे में ईमानदारी झलक रही थी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? मैं कुछ देर सोचकर बोला, एक किलर बी कार्ड और एक मैंटिस। उसे मनचाहा जवाब मिल गया। उसने भीतर ही भीतर राहत की सांस ली। तुम्हारा जिंदा बच जाना सचमुच चमत्कार है। फिर उसने औपचारिक स्वर में कहा, अब मैं मॉन्स्टर सेफ्टी सुपरविजन ब्यूरो की ओर से तुम्हें आधिकारिक निमंत्रण देता हूँ। क्या तुम ब्यूरो में शामिल होकर उन प्राणियों के खिलाफ लड़ना और दुनिया की व्यवस्था बनाए रखना चाहोगे? मैंने हैरानी से भौं उठाई। मुझे लगा था कोई परीक्षा या इंटरव्यू जैसा कुछ होगा। सुयूचिंग मुस्कुराया, 2 कार्ड्स हासिल करना ही इंटरव्यू पास करने के लिए काफी है। हाँ, ब्यूरो में शामिल होने के बाद तुम्हें ट्रेनिंग और मूल्यांकन दिए जाएंगे। यह तुम्हारी क्षमताएं बढ़ाने के लिए होगा। फिर उसने पूछा, अब क्या तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए कोई सवाल है? मैंने सिर हिलाया। मुझे इनाम कब मिलेगा? सुयूचिंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझने में कुछ सेकंड लगे। इनाम कभी भी क्लेम किया जा सकता है। फिलहाल एक प्राणी को मारने का मूल इनाम 10 लाख युआन है। अगर वह स्थानीय सरकार की वांटेड लिस्ट में था तो अतिरिक्त इनाम भी मिलेगा। वह कुछ पल सोचकर बोला, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट नंबर क्या है? मैंने तुरंत बता दिया। सुयूचिंग ने फोन उठाया, मैं अभी तुम्हारे लिए आवेदन जमा करता हूँ। यह रकम 3 से 7 कार्य दिवसों के भीतर तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगी। उसने मेरी ओर देखा, आंखों में हल्की मुस्कान थी। मुझे लगा था तुम उन प्राणियों के बारे में सवाल पूछोगे। मैंने कहा, मैंने इंटरनेट पर बहुत कुछ पढ़ा है। उन प्राणियों के फोरम और चर्चा समूह भी हैं। मैं सोचते हुए बोला, फोरम पर एक बड़ा एक्सपर्ट है। वह हर दिन इंटरनेट से उन प्राणियों की जानकारी इकट्ठा करके व्यवस्थित रूप से पोस्ट करता है ताकि लोग आसानी से खोज सकें। उसमें निरीक्षण ब्यूरो की अंदरूनी जानकारी भी शामिल होती है। सुयूचिंग ने समझते हुए सिर हिलाया। वह उस फोरम को जानता था। वहाँ ऐसे प्राणियों में रुचि रखने वाले बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वह खुद भी उस फोरम का नियमित सदस्य था। लेकिन मेरे मन में सचमुच एक सवाल था जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया था। क्या आप लोग उन प्राणियों और सामान्य इंसानों में फर्क कर सकते हैं? सुयूचिंग का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। दुर्भाग्य से नहीं। मैंने तुरंत दूसरा सवाल पूछा, तो क्या वे प्राणी सामान्य इंसानों और कार्ड धारकों में फर्क कर सकते हैं? हाँ। इस बार उसकी आवाज भारी थी। आज तक हमें नहीं पता कि वे इंसानी शरीर में किस तरह प्रवेश करते हैं। वैज्ञानिक टीमों ने पहचानने वाले उपकरण बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। फिलहाल कुछ गिने चुने निरीक्षकों को छोड़कर जिनके पास खोजी क्षमता है, हमारे पास इंसानों और उन प्राणियों में फर्क करने का कोई प्रभावी तरीका नहीं है। लेकिन वे प्राणी भीड़ में आसानी से कार्ड धारकों को पहचान सकते हैं। हालांकि ज्यादातर समय वे निरीक्षकों से सीधा टकराव नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें समाज में इंसान बनकर रहना होता है। अगर उनकी पहचान उजागर हो जाए तो बहुत परेशानी होगी, सिवाय तब जब किसी निरीक्षक के पास बहुत आकर्षक कार्ड हो। ऐसे में वे जोखिम उठाकर भी उसे छीनने की कोशिश करते हैं। मैं चुपचाप सोचता रहा। मुझे फायदे और नुकसान दोनों तौलने थे। क्या सच में निरीक्षण ब्यूरो में शामिल होना जरूरी है? सुयूचिंग ने गंभीरता से मेरी ओर देखा। जब तक कोई इंसान कार्ड धारक है, चाहे वह ब्यूरो में शामिल हो या नहीं, वह खतरे में रहेगा। उम्मीद है तुम सोच समझकर फैसला करोगे। काफी सोचने के बाद मैंने आखिर निर्णय ले लिया। मैं मना करता हूँ। मुझे किसी के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं। सुयूचिंग की आंखों में हल्की उलझन दिखाई दी। इतनी जल्दी फैसला मत लो। तुम थोड़ा और सोच सकते हो। काफी देर हो चुकी है। मैं कल फिर आऊंगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। आज उसके पास अभी और भी कई मीटिंग्स थी। वह लिफ्ट की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसने एक नर्स और एक अनजान औरत को देखा। नर्स ने कहा, कैप्टन सू, लिन फेंग की माँ उससे मिलने आई है। उसी समय फोन की घंटी बज उठी। सुयूचिंग ने कॉल रिसीव की और उस महिला की ओर हल्का सिर हिलाया। फोन मानव संसाधन विभाग के एक सहकर्मी का था। कैप्टन सू, क्या आपकी बातचीत खत्म हो गई? सुयूचिंग लिफ्ट में घुसते हुए बोला, उम्र कम है, सतर्कता बहुत ज्यादा है। शायद उसे हम पर भरोसा नहीं है। उसने ब्यूरो का निमंत्रण ठुकरा दिया। मानव संसाधन विभाग वाला घबरा गया। उसने मना कैसे कर दिया? कैप्टन सू, क्या हम किसी और को भेजकर समझाएं या उसके माता पिता से बात करें? हमारे शहर के निरीक्षक तभी लिफ्ट 10वीं मंजिल पर रुक गई। सुयूचिंग ऊपर जाने का इंतजार नहीं कर पाया और सीधे सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर चढ़ गया। 11वीं मंजिल से जोरदार धमाका सुनाई दिया। उसके बाद नर्सों की चीखें गूंज उठी। चेतावनी सायरन पूरी इमारत में बजने लगा। सुयूचिंग का दिल घबराहट से भर गया। जैसे ही वह 11वीं मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा वही औरत वार्ड के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पैरों के नीचे गहरे लाल रंग का चिपचिपा द्रव फैला हुआ था। उस द्रव से अनगिनत पतली रक्त लाल टेंटेकल्स निकल रही थी, जो मेरे शरीर से लिपटी हुई थी। यह दृश्य देखकर सुयूचिंग की खोपड़ी तक सुन्न हो गई। उसने तुरंत अपने शरीर से हथियार निकाला। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और गोली चलानी शुरू कर दी। भले ही वह उसे तुरंत मार न सके, कम से कम सुरक्षा गार्डों के आने तक उसे रोकना जरूरी था। धड़ाम धड़ाम, औरत को लगातार 2 गोलियां लगी। उसने तुरंत अपने टेंटेकल्स से मुझे खींचकर सामने कर लिया और मुझे ढाल बना लिया। साथ ही कुछ टेंटेकल्स सुयूचिंग की ओर झपट पड़े। उसके पैरों के नीचे फैला रक्त लाल कीचड़ भी तेजी से उसकी ओर फैलने लगा। सुयूचिंग तुरंत पीछे हट गया। उसने फिर मेरी ओर देखा। मेरा आधे से ज्यादा शरीर टेंटेकल्स में जकड़ा हुआ था। वे
टेंटिकल्स लगातार मेरा खून पतला कर रहे थे। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मैंने आंखें बंद कर ली थी। मेरे चेहरे पर खून का नामो निशान नहीं था। सु यूचिंग के मन में निराशा भर गई। सब खत्म हो गया, वह मुझे बचा नहीं सकता था। उसी समय बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड वहां पहुंच गए। असंख्य बंदूकें उस औरत की ओर तान दी गईं और लगातार गोलियां चलने लगी। गलियारे में गोलियों की आवाज गूंज उठी। औरत तुरंत पीछे हटकर वार्ड के अंदर घुस गई। उसने मुझे उठाकर कमरे के दरवाजे पर रोक लिया और फिर से मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगी। गोलियां तुरंत रुक गईं। कमरे के भीतर औरत का चेहरा चिढ़ और बेचैनी से भरा था। वह मुझे जल्दी खत्म करके यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन उसकी क्षमता मुझे तुरंत मार नहीं सकती थी। वह सिर्फ मेरे खून को पतला करके मुझे कमजोर कर सकती थी। हालांकि उसके हिसाब से इतना समय काफी था। यह हिडन बॉस अब तक लगभग मर जाना चाहिए था, लेकिन तभी उसने मेरी ओर देखा और ठिठक गई। पता नहीं कब मैंने आंखें खोल दी थी। मैं ठंडी और अंधेरी निगाहों से उसे घूर रहा था। औरत के दिल में झटका लगा। यह अभी तक मरा क्यों नहीं? उसे भीतर से बेचैनी महसूस हुई। तभी उसने देखा मेरी बंधी हुई दोनों भुजाओं के ऊपर से तीसरी भुजा उगाई थी। वह भुजा लंबी हुई और फिर धीरे धीरे हड्डी की तेज दरांती में बदल गई। अगले ही पल वह मौत की दरांती की तरह उसकी ओर झपटी। शरीर के चीर दिए जाने का भयानक दर्द महसूस होते ही औरत चीख उठी। उसके शरीर का 1/3 हिस्सा कट चुका था। मैं भी उसकी पकड़ से छूट गया। मैंने नई उगी हुई हड्डी दरांती वाली भुजा को नियंत्रित किया और फिर हमला करने ही वाला था कि उस औरत का बचा हुआ शरीर अचानक पिघलने लगा। वह पूरी तरह उसके पैरों के नीचे फैले रक्त लाल कीचड़ में घुल गई और तेजी से दरवाजे की ओर बहने लगी। बाहर फिर गोलियां चलने लगी। पूरी मंजिल खून की गंध से भर गई। जब गोलियों की आवाज बंद हुई तब मैं वार्ड से बाहर निकला। सु यूचिंग झुककर फर्श की जांच कर रहा था। कुछ देर बाद वह खड़ा हुआ और मेरी ओर सिर हिलाकर बोला। वह भाग गया। मैं घाव पकड़े दरवाजे के सहारे टिक गया। मेरे फीके होंठ हल्के से ऊपर उठे और एक व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। मेरी आंखों में ठंडी क्रूरता चमक रही थी। निरीक्षण ब्यूरो में मेरे साथ जो हुआ वह सु यूचिंग के चेहरे पर जोरदार तमाचे जैसा था। अगर वे खुद सुरक्षा नहीं दे सकते तो मुझे ब्यूरो में शामिल होने के लिए मनाने का क्या हक था? कमरे के अंदर डॉक्टर कांपते हुए मेरे घाव दोबारा साफ करने लगे। सु यूचिंग बगल में खड़ा चिंतित स्वर में पूछ रहा था, कैसा है? जहर तो नहीं? डॉक्टर ने जवाब दिया। जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन पहले के अनुभव के अनुसार यह नसों को सुन्न करने वाला जहर होना चाहिए। डॉक्टर की आवाज डर से कांप रही थी। सु यूचिंग का चेहरा और भारी हो गया। दूसरे पक्ष की क्षमता इतनी खतरनाक थी कि वह आसानी से पीछा छुड़ा सकता था। इसी वजह से उसने निडर होकर सीधे निरीक्षण ब्यूरो पर हमला कर दिया। उसने मेरी ओर देखा। स्वर में अपराध बोध था। मैंने इस मंजिल की सुरक्षा और बढ़ा दी है, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 कार्ड होने की खबर लीक हो चुकी है। वे प्राणी फिर आ सकते हैं। अत्यधिक खून बह जाने के कारण मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। दिमाग भी थोड़ा सुस्त लग रहा था। मुझे आराम चाहिए था। जल्दी से अपनी हालत सुधारनी थी, वरना अगर मैं यूं ही निशाना बना रहा तो लगातार होने वाले हमलों का सामना कैसे करूंगा? पास खड़ी नर्स ने खून चढ़ाने की पाइप ठीक की और धीमे से बुदबुदाई। काश ये जिये यहाँ होती। कमरे का माहौल अचानक अजीब हो गया। सभी लोग एक साथ चुप हो गए। मुझे अजीब लगा, ये जिये कौन है? मेरे पूछने से पहले ही सु यूचिंग ने समझाया। पहले यहाँ एक बहुत ताकतवर निरीक्षक थी जिसका नाम ये झेंग था। बाद में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उसे यूनहाई सिटी के निरीक्षण ब्यूरो में भेज दिया गया, क्योंकि यूनहाई सिटी आर्थिक और वित्तीय केंद्र था, जबकि हमारा चिंगजियांग शहर बस एक मामूली दूसरे दर्जे का शहर था। नर्स खुद को रोक नहीं पाई और शिकायत करने लगी। थोड़ी भी काबिलियत वाले निरीक्षकों को ऊपर वाले शहरों में भेज दिया जाता है। नए लोगों की भर्ती की रफ्तार भी ट्रांसफर की रफ्तार से कम है। डॉक्टर ने हल्की खांसी की। नर्स तुरंत चुप हो गई। सु यूचिंग कड़वी मुस्कान के साथ बोला, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मॉन्स्टर सेफ्टी सुपरविजन ब्यूरो बने अभी आधा साल भी नहीं हुआ है। सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण में समय लगता है, लेकिन उन प्राणियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सीमित मानव संसाधन पहले कुछ बड़े शहरों की सुरक्षा में लगाए जाते हैं। वह इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। उसने चुपचाप सांस छोड़ी और मेरी ओर देखकर बोला, अच्छी तरह आराम करो। हम तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले उस प्राणी की जल्द से जल्द जांच करेंगे। कुछ पता चलते ही मैं तुम्हें सूचित करूंगा। मैंने हल्का सिर हिलाया और उसे तथा मेडिकल स्टाफ को कमरे से बाहर जाते देखा। थकान से मैंने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। मुझे शक होने लगा था कि शायद मुझे कोई बेहद असाधारण कार्ड मिला है, वरना इतने सारे प्राणी अपनी पहचान उजागर करने का जोखिम उठाकर मुझे मारने क्यों आते? कार्ड का नाम अभी भी गड़बड़ अक्षरों में था। फिलहाल मुझे जो क्षमताएं महसूस हो रही थीं, वे थीं मजबूत शरीर, तेज रिकवरी और वायरस से प्रतिरोधक क्षमता। लेकिन उन क्षमताओं की तुलना में जिनसे कोई अदृश्य हो सकता था, जहर उगल सकता था या दरांतियों से हमला कर सकता था, मेरे कार्ड में ऐसा क्या खास था? यह सचमुच समझ से बाहर था। अगर मैंने किलर बी और मैंटिस को पचाया ना होता तो शायद अब तक मर चुका होता। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। अभी कुछ देर पहले मैंने सिर्फ मैंटिस की शक्ति ही इस्तेमाल नहीं की थी, मैंने उस औरत पर किलर बी का निशान भी लगा दिया था। माँ की याद। मैंने नए कौशल का नाम मजाकिया अंदाज में बुदबुदाया। मार्क सक्रिय करो। तुरंत एक लाल रंग की पतली मुड़ी हुई वस्तु मेरी आंखों के सामने उभर आई। वह किसी रिबन जैसी लग रही थी और वार्ड के दरवाजे से बाहर तक फैली हुई थी, मानो निशान लगे व्यक्ति की गतिविधियों का रास्ता दिखा रही हो। मेरे होंठ ऊपर उठ गए। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं शांति से अस्पताल के बिस्तर पर बैठा रहा। जब मैंने वास्तव में इस निशान क्षमता का उपयोग किया तब मुझे पता चला कि किलर बी को पचाने के बाद इसकी शक्ति बदल चुकी थी। उदाहरण के लिए अभी मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर था, लेकिन मेरी दृष्टि उस लाल रिबन जैसी वस्तु का पीछा करते हुए वार्ड से बाहर निकल गई। वह गलियारे, चाय कक्ष और बाहर की सड़क पार करती चली गई। दुनिया की बाकी सारी चीजें फीकी और धुंधली लग रही थी। सिर्फ वह लाल वस्तु बेहद चमकदार और स्पष्ट थी, जो लगातार मुझे आगे बढ़ने को मजबूर कर रही थी। मैं उसका पीछा करते हुए एक आलीशान विला क्षेत्र में पहुंचा, फिर उनमें से एक विला के अंदर दाखिल हुआ। विला की पहली मंजिल के लिविंग रूम में वह औरत खून के तालाब से आधे शरीर के साथ बाहर निकल रही थी। गोलियों के घाव बहुत गंभीर थे। जब वह अपना शरीर दोबारा बना रही थी तब उसके शरीर में लगातार मुट्ठी जितने बड़े छेद उभर रहे थे। उसके चेहरे पर असहनीय पीड़ा थी। उसके लाल होंठ लगातार हिल रहे थे। हालांकि मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकता था, लेकिन अंदाजा लगा सकता था कि वह शायद गालियां दे रही थी। वह काफी देर तक खून के तालाब में तड़पती रही। आखिरकार उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो गया। औरत पूरी तरह खून से बाहर निकल आई। उसकी त्वचा फिर से चिकनी और गुलाबी हो चुकी थी। शरीर पर एक भी घाव नहीं बचा था।
था। पूरा दृश्य देखकर मैं अनायास प्रभावित हो गया। सचमुच उस प्राणी में अकेले निरीक्षण ब्यूरो पर हमला करने की ताकत थी, सिर्फ उन ब्लड वर्म्स की रिकवरी क्षमता के सहारे। जब तक रॉकेट लॉन्चर से उसे पूरी तरह उड़ा न दिया जाए तब तक चाहे घाव कितना भी गंभीर हो, वे ब्लड वर्म्स उसे फिर से ठीक कर सकते थे। ऐसी चीज को आखिर मारा कैसे जाए, मैं सोच में पड़ गया।